बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। जनाब अजीत दादा पवार साहब के क़ियादत में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महायुति में शपथ लिया और उसके बाद से अजीत दादा पवार ने जो अक़लियतों का एतमाद हासिल करने की जो कोशिश की, मैं उसको सलाम करता हूं। नहीं तो हमको ये महसूस हो रहा था कि अक़लियतों की, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए महाराष्ट्र में कोई है या नहीं। लेकिन एक वाकया मैं यहां पर आपके सामने कहना चाहता हूं। जब सातारा जिले के एक देहात में मामूली सी छुटपुट घटना हुई, अजीत दादा पवार हेलीकॉप्टर लेके उस इलाके में पहुंचे और उनको भरोसा और एतमाद दिलाया। ये बहुत बड़ी बात है। आज यहां पर बहुत सारे ठहराव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इदरीस भाई ने और इन्होंने रखे, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इतना ही नजरअंदाज या दुर्लक्षित करे जैसा अक़लियती और मुस्लिम समाज नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में 35% है, बिहार में 21% है, यूपी में 22% है, महाराष्ट्र में 14% है, 13% है। हर महाराष्ट्र के तो पूरे विधानसभा मतदार संघ का मेरे पास आंकड़ा है, आड़वा है। कम से कम 20,000 मतदार अक़लियती समाज का, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक एक विधानसभा क्षेत्र में अक़लियतों का मतदान है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से माइनॉरिटी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और जब 90-95 में इलेक्शन हुए तो यूपी का सरकार महाराष्ट्र में आया। ऐसा नहीं है कि पंडित नेहरू के जमाने से लेकर आज तक मुसलमानों को बहुत बड़ी क़ियादत मिला करती थी। सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंडित नेहरू के जमाने में और शास्त्री जमाने में रहे। 36 खासदार पूरे हिंदुस्तान से चुन के आते थे। आज पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर राजस्थान तक 26 खासदार मुसलमान चुन के आते। बाकी के कौन है? बाकी के तो सब हिंदू है। आज महाराष्ट्र के असेंबली में 10 से 12 एमएलए चुन के आते, वो भी मुंबई में ज्यादा मुस्लिम पॉकेट है और उसके बाद मराठवाड़ा है। मराठवाड़े में 1900, मेरे को अच्छा याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था 67 से लेकर 77 तक कांग्रेस से 2 मुस्लिम लोग चुन के आते थे। एक औरंगाबाद से डॉक्टर रफीक जकरिया और नांदेड़ से फारूक पाशा। उसके बाद से पहले बहुत ज्यादा था, अब कम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 10-15 सालों में, 10 सालों में जिस तरीके से मुल्क का माहौल खराब किया जा रहा है, उसके ऊपर हमको चिंता है, उसके ऊपर हमको फिक्र है। अभी हमारे परभनी में राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्सों को अगर जगह आई वो तो हम लड़ना चाहते। परभनी लोकसभा मतदार संघ में औरंगाबाद के बाद नांदेड़ और नांदेड़ के बाद परभनी 3,75,000 मुस्लिम मतदान है। बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदान है। पिछली बारी में जो है उस मतदार संघ से हमारा उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हारा था। मैं कहना यह चाहता हूं कि हम अक़लियत हैं, लेकिन हमारे वजह से सरकारें आती है।
हमारे वोटों पे सरकार आती, लेकिन हालात जो खराब किए जा रहे हैं वो हालात को रोकने की आज जरूरत है। अभी हमारे मेड़ावे हुए, मेड़ावों के अंदर महायुति के सब गठबंधन के लोग उसमें थे। उस मेड़ावे के अंदर तो मैंने कहा कि भाई में पढ़ता था के सुनाओ, तो मैं ऐसा हाथ बनकर खड़े होता था। रघुपति राघो राजा राम पति तपावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले हमारे सिलेबस में भी राम का नज़म थी, लेकिन इसको राजकीय भांडवल नहीं था। आज पाथरी मतदार संघ के अंदर, मेरे पाथरी शहर के अंदर 2 राम मंदिर है। दादा दोन्ही राम मंदिराचे मोठमोठाले सभा मंडप मी बांधले, माझ्या निधीतून झाले। आणि याच्या आधी जे कोणी मतदान त्या ठिकाणी घेत होते त्यांनी फक्त नारळ फोडायचं आणि जायचं। मला एकच सांगायचंय, क्योंकि मेरी तालीम उर्दू में हुई, ज्यादा सीखने की नौबत नहीं आई। मैं ये चाहता हूं कि दादा ने जिस ढंग से एक एतमाद हासिल करने की कोशिश की और दादा ने जिस ढंग से मुसलमानों का एतमाद अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मुझे मालूम है दादा का स्वभाव। मराठीत एक अभंग है, बोला तसा चाले त्याचे वंदनी पावले। दादा जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। और दादा आज माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज के साथ 2 बैठकें उन्होंने उलमाओं की भी लिए, 2 बैठकें उन्होंने मुस्लिम समाज के दानिश्वरों के साथ भी की। और महाराष्ट्र में और क्या क्या करना चाहते, क्या क्या हम कर सकते, वो पूरी करने का एक आड़ा खड़ा उनके जहन में है। और मुझे उम्मीद है, अभी हम कैसा है कि पहला इलेक्शन ऐसा आ रहा कि पहले इलेक्शन के बाद अलायंस होता था। अभी इलेक्शन यानी कि इलेक्शन के पहले प्री पोल अलायंस है। ये प्री पोल अलायंस के अंदर जो पार्टियां हमारे साथ है, मैं दादा को अकेले में तटकरे साहब को और उनसे कुछ बातें गोशे गुजार करूंगा कि किस तरीके से जहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है तो मुसलमानों के साथ उनका अप्रोच कैसा रहना चाहिए, उन्होंने उनके वोट लेना है तो किस ढंग से उनकी कोशिश करना चाहिए। जहां पर राष्ट्रवादी का है तो ठीक है, लेकिन ये जो माहौल जो है खराब किया जा रहा है, ये माहौल के ऊपर कंट्रोल करने की हमको बहुत सख्त जरूरत है। वरना हमारा तो मैंने जैसा कहा कि पहले बहुत ज्यादा हमारे हाथ में इख्तियार था, अब चले गए, ऐसी बात नहीं है। और यहां पर इतने ठराव पारित किए गए। इदरीस भाई को मैं मुबारकबाद देता हूं, नजीब मुल्ला को मुबारकबाद देता कि उन्होंने बहुत से ठराव यहां पे लाए। एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा दादा से कि जो कोर्ट ने मुसलमानों को शैक्षणिक आरक्षण बहाल किया है, वो आरक्षण हमको मिलना चाहिए और उसके लिए दादा ने कोशिश करना चाहिए। बस एक मसला है, वरना हमारे को तो हमारे जिंदगी, हमारा रहन सहन, हम हुकूमतों पे मुनसर नहीं रहते हुए अल्लाह पे भरोसा करके अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। और हमारे को सिर्फ ये होना चाहिए कि सलमान की जिंदगी, सलमान का वातुक, सलमान से हमको रहने का एक जो आज भेदभाव जो पैदा किया जा रहा है उसको दूर करने की कोशिश है। और मुझे उम्मीद है कि दादा आने वाले दिनों में, दादा मुस्लिम समाज ऐसा एक बार चिटक गया ना आपको,
तो छोड़ने वाला नहीं पीछे, कभी भी आपके साथ ही रहने वाला। और ये समाज दुर्लक्षित करने सर का नहीं है, ये समाज बड़े पैमाने पर आज जितने भी हुकूमत महाराष्ट्र में और देश में जो हुकूमतें आई, आता तो ये जातिवाद की वजह से थोड़ा सकल हिंदू बोल के लोगों को जो भयका के जो कुछ पार्टियों ने जो वोट लिए, लेकिन आज मुस्लिम भी अगर उसमें शामिल हो गए तो दूध में शक्कर हो जाएंगी और एक हिंदुस्तान, एक चमकता हुआ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान हमको दिखेगा। ये जातिवाद और फिरका परस्ती को खत्म करने की हमारे को सख्त जरूरत है और इसके लिए दादा के नेतृत्व में एक पिक्चर में गाना था, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। दादा तुमने पुकारे और हम आ गए, मगर आप हम सबको तुम्हारे नेतृत्व में हम सबको संभालो। यही अल्फाज के साथ मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय महाराष्ट्र।